गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अपना यूट्यूब चैनल मेडिपिक को एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट वीडियो। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिपिक में, जहां पर आप पाते हो दवाओं के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें क्या क्या रिपोर्ट लगते हैं, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट लगती है, उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट है और पोस्ट कोरोना मीन्स कोरोना में से रिकवरी होने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में दोस्तों। और यहाँ पर मैं गरीब लोगों के लिए एंड पैसे वाले लोगों के लिए दोनों के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करूँगा। वैसे तो अगर आपको डॉक्टर या बेड या ऑक्सीजन आपको सब कुछ सुविधा मिल रही है तो आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का और अवेयरनेस फैलाने का मकसद एक ही है कि कोई कहावत है कि ना मामा करता एक आँख वाला मामा अच्छा। तो अगर आपको डॉक्टर की सुविधा नहीं मिलती तो आप घर पे भी कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि आप डॉक्टर के बिना कोई ट्रीटमेंट करो, लेकिन अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो लाइफ सेव करने के लिए हमको ह्यूमन राइट है, हमारा जान सेव होना चाहिए। अगर कोई मिलेगा ही नहीं तो हम हमारी जान कैसे सेव कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए मैं सब इंफॉर्मेशन आपको अभी बोर्ड पे समझाऊंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो जैसे कि कोरोना का बर्थ एंड डेथ तक कोरोना इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन। अगर आपको कोरोना लगता है तो पहले दिन के लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण, पहले दिन आपको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती है और दूसरे दिन आपको हल्की सी बुखार आती है और तीसरे दिन आपको बुखार चली जाती है, लेकिन आपको ड्राई कफ हो जाता है, जिसको बोलते हैं ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी। ये पहले 3 दिन के लक्षण है। चौथे दिन कोरोना यहाँ से लेके हमारे लंग तक पहुंच जाता है। तो लंग में क्या क्या वो करता है, तो पहले वो लंग में असर करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं लंग, उसके अंदर ये ओल्वी नाम की कोशिकाएं होती है, उसका एक झुमखा होता है। ये कोशिकाओं का काम है ऑक्सीजन को, हम जो श्वास लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकाल के वो ऑक्सीजन को हार्ट में सेंड करने का। ब्लड में सेंड करेगा, ब्लड वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में जाएगा। और दूसरा कि इसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। तो आप सोचो कि ये पूरा ओल्वी इसमें आधा पानी भरा है, तो आप आधी हवाई खींच सकते हो। तो हवाई आप 50% लेते हो तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। और इसके अंदर लंग के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण कई बार साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है, जैसे कि आपकी इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो जाती है और ये ऐसा केमिकल रिलीज करने लगती है, ऐसा केमिकल रिलीज होता है। इसके कारण आपको साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है और इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब हमको बाहर जैसे घाव लगता है, वैसे हमारी अंदर शरीर के अंदर जो घाव लगता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और तो 4 से 9 दिन पर फेफड़े पे असर करता है, उसके अंदर ओलीमेन है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और चौथे से 9वें दिन और बाद में 10 से 15 दिन के अंदर वो ब्लड में संक्रमित होता है और ब्लड में जाने के बाद वो क्या करता है कि ब्लड में एंट्री होने के बाद वहां पे सेप्सिस होने का चांसेस रहता है। उस सेप्सिस का मतलब क्या होता है, सेप्सिस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है, हमारी रक्त कोशिकाओं के अंदर रिजाव होने लगता है और उसके अंदर सूजन भी आ जाता है। इसके कारण यहाँ से एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलता और यहाँ सूजन आने के बाद ब्लड में से हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे जहाँ पे आप ऑक्सीमीटर रखते हो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है दोस्तों। तो ऐसे 1 से 3 दिन, 4 से 9 दिन और 10 से 15 दिन ऐसे कोरोना का साइकिल है। कोरोना हमारे शरीर में 15 दिन तक रहता है, बाद में वो चला जाता है। जैसे हम 1 से लेकर 100 साल तक जीते हैं, बाद में चले जाते हैं, उसी तरह वो चला जाता है। लेकिन वो जो उसको आपको
कोरोना से रिकवरी करने में, कोरोना की ट्रीटमेंट करने में जो आप मेडिसिन यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट आपको लंबा, आपको क्रिटिकल बनाता है दोस्तों। और कोरोना अपना काम करके चला जाता है, जिसको जो डैमेज करना है वो करके जैसे स्ट्रॉम आके चला जाता है, वैसे बाद में साइड इफेक्ट है। और कोरोना ने जो जो हमको डैमेज किया उसको हम रिपेयर करते हैं, कोरोना नहीं होता। दूसरी बात, अब मैं आपको कोरोना में होने वाले रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से रिपोर्ट लगते हैं और उसका डिटेल वीडियो में अलग अलग रिपोर्ट पर उसको कैसे रीड किया जाता है, डॉक्टर कैसे रीड करते हैं, उसका एक अलग से अलग अलग रिपोर्ट्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो पहला रिपोर्ट होता है RT-PCR। इसके जरिए हम कोरोना को डिटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं RT-PCR। दूसरा रिपोर्ट करते हैं हम HRCT, इसको बोलते हैं हाई रिजोल्यूशन चेस्ट टोपोग्राफी। और तीसरा रिपोर्ट हम करते हैं IL-6, IL-1 एंड C प्रोटीन। और कोरोना में से रिकवरी होने के बाद अगर हमारा ब्लड क्लोटिंग है या नहीं है वो जानने के लिए हम करते हैं D डाइमर। मेन 4 रिपोर्ट हम करवाते हैं, D डाइमर, IL-6, IL-6। इसको क्यों करवाना है? ये साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग, इसके लिए इसका वैल्यू देखना पड़ता है। एक मार्कर है, ये मार्कर है IL-6। मार्कर मीन्स के एक वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों ने डिसाइड किया अगर शरीर के अंदर इन्फ्लेशन होता है तो C प्रोटीन बढ़ता है, IL-6 की वैल्यू बढ़ती है। वो डिसाइड है कि भाई इतनी रेंज होनी चाहिए, वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया है, तो उसका रिपोर्ट करते हैं भाई इसका वैल्यू बढ़ता है तो हमको अंदर इन्फ्लेशन है, लेकिन कहाँ है वो ये रिपोर्ट नहीं बताता, लेकिन है, क्लोटिंग होने के चांसेस है, हमारा ब्लड घाटा हो रहा है, वो सब ये रिपोर्ट से पता चलता है। इससे हमको चेस्ट की, हमारे लंग की क्या कंडीशन है वो जाननी होती है। उसकी वैल्यू है 25 और इसको स्कोर बोलते हैं। और ये वैल्यू होती है RT-PCR में जो CT उसको वैल्यू बोलते हैं और इसके अंदर स्कोर बोलते हैं। तो ये 4 रिपोर्ट मेन है दोस्तों, और ये स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर करवाते हैं, लैब में आपको भेजते हैं कि भाई ये रिपोर्ट करो, ये रिपोर्ट करो, ये रिपोर्ट करो। उसको जैसे जैसे ट्रीटमेंट के अंदर जैसे जैसे शंका होती है कि भाई ये हो सकता है, वो उस सब का वो रिपोर्ट करवाता है। कोरोना होने के बाद ये रिपोर्ट तो खास करवाना ही चाहिए। और ये रिपोर्ट भी क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट में ये वैल्यू है तो एक तो इम्बेलेंस हो गया है तो आपको म्यूकोर माइकोसिस नाम का डिसीज भी होता है। माइकोसिस, उसमें क्या होता है, हमारे पहले नाक, साइनस और यहाँ पे होता था, अब तो ये पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। और जो डेंजर है 50% लोगों को जो सीवियर है उसमें चांसेस है अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो कोरोना से रिकवरी होने के बाद। क्यों? क्योंकि कोरोना को रिकवरी करने में हमने स्टेरॉइड लिया होता है, स्टेरॉइड के कारण हमको ये हो सकता है दोस्तों। तो ये 4 रिपोर्ट मेन है। अब 15 दिन की ट्रीटमेंट क्या होती है? जैसे कोरोना होता है तो 80% लोग तो 7 दिन में रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी या अस्थमा, कोई ऐसी बीमारी होती है, उसको थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में ये डिसीज ले जाता है दोस्तों। क्रिटिकल कंडीशन आपकी बन जाती है तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट से पहले 3 दिन तक पैरासीटामोल, पहले 3 दिन तक पैरासीटामोल लेते हैं दोस्तों। अगर पैरासीटामोल लेने के बाद आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और आप अच्छे हो तो आपको कुछ नहीं होगा और आप 7 दिन में रिकवर कर जाते हो। लेकिन अगर आप थोड़े वीक हो, आपको कोई अदर डिसीज है, अदर बीमारियां है, तो आपको डॉक्टर फेविपिराविर एंड रेमडेसिविर, ये 2 मेडिसिन आपको सजेस्ट करता है, आपको लिख के देते हैं कि भाई ये दोनों आपको कंटिन्यू रखनी है। इसका यूज है वायरल लोड कम करने के लिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। वायरल लोड मीन्स के 10 से 20 होने में जो टाइम लगता है, 10, 20, 40 जैसे वायरस बढ़ता है तो उसको रोकने का काम है। वायरस को मारने का काम रेमडेसिविर का, वायरस को मारने का काम रेमडेसिविर नहीं करती। तो पहले 5 दिन ही इसका, 1 से लेके 5 दिन तक ही इसका यूज होता है दोस्तों। और इसके बाद अगर नीचे जाते हैं, जैसे लंग में इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर है, माइल्ड टू सीवियर, तो डॉक्टर क्या करते हैं? स्टेरॉइड सजेस्ट करते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है तो 5वें दिन से आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्टेरॉइड ही एकमात्र मेडिसिन है। WHO ने
की गाइडलाइन में कहा है, यूके में भी इसका रिसर्च हुआ है, तो स्टेरॉइड बहुत काम की चीज है। और 5वें दिन से अगर आप स्टार्ट करते, देखो 5वें दिन से ही करना है, आपके जब लक्षण दिखते हैं वहां से लेके 5वें दिन। अगर आप पहले करते हो तो भी कुछ काम का नहीं, बाद में करते हो तो भी कुछ काम का नहीं। तो स्टेरॉइड के अंदर अगर माइल्ड है तो टोफासिटिनिब देते हैं, टोफासिटिनिब एंड बेरिसिटिनिब माइल्ड, और डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोलोन, ये 4 देते हैं। अगर आपको सीवियर कोई साइटोकाइन स्ट्रॉम का खतरा है तो डॉक्टर आपको टोसिली जुमाब इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेडिसिन आपको मैंने दिखा दी। और ये सब करने के बाद अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि आपका डी डाइमर का वैल्यू ज्यादा है, डी डाइमर रिपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड में क्लॉट की संभावना होती है, या क्लॉट बन के डिजोल्व हो चुका होता है, तो आपके अदर अंगों को डैमेज करे इसके पहले आप डी डाइमर का वैल्यू अगर ज्यादा आता है तो डॉक्टर आपको खून को पतला करने की मेडिसिन लिख देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल, ये लिख देते हैं। अगर क्लॉट बन चुका है या क्लॉट बन गया है या बनने वाला है तो दोस्तों आपको हिपेरिन का इंजेक्शन मारेंगे, या आपको हिपेरिन का, या आपको एक इंजेक्शन रेडीमेड आता है एक्सोपेरिन करके, वो आप लगा सकते हैं, उससे ज्यादा ब्लड पतला कर सकते हैं। लेकिन ब्लड पतला करने में एक रिपोर्ट होता है INR रिपोर्ट, इसकी वैल्यू 1.5 to 2 होनी चाहिए। अगर ज्यादा ब्लड पतला 1.2 से 2 की वैल्यू के नीचे ब्लड पतला किया तो भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल से आपके खून को पतला करते हैं। अगर क्लॉट बन गया और बनने की संभावना है तो हिपेरिन का इंजेक्शन आपको लगाते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको साइटोकाइन स्ट्रॉम हुआ है या कुछ दिक्कत होती है, तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उसको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि आपने जो स्टेरॉइड लिया है इसके कारण आपकी इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो गई होती है। तो सुप्रेस होने के कारण हमको म्यूकोर माइकोसिस हो सकता है। म्यूकोर माइकोसिस के अंदर आपको डॉक्टर लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी या पोनाजोल, ये इंजेक्शन भी आता है और ये इंजेक्शन टेबलेट दोनों आता है। और उसके अलावा आपको इसावुपोनाजोल का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये भी टेबलेट इंजेक्शन आते हैं। ये म्यूकोर माइरोसिस के लिए ये 3 चीज की जरूरत है, तो इसका भी काला बाजार मार्केट में होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर का यूज पहले 5 दिन ही है, और वो भी आपका जो टाइम है 15 दिन का उसको कम करो। हॉस्पिटलाइज में 15 दिन तो होता है, लेकिन उसका टाइम कम करने के लिए, जैसे ट्रीटमेंट 15 दिन की होती है, लेकिन आपको जो पहले 5 दिन देते हैं तो वायरल धीमे धीमे बढ़ता है, तो रिकवरी करने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो मैंने ये सब इंफॉर्मेशन आपको कोरोना कैसे फैलता है, उसमें क्या क्या रिपोर्ट लगते हैं और उसमें क्या क्या मेडिसिन होती है, उसका ट्रीटमेंट बता दिया है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर के सलाह बिना कुछ मत करना है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। और डॉक्टर ना मिले तो आपके नजदीक में कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, उसके पास भी आप ये सब करवा सकते। और दूसरी बात, पुअर पेशेंट है कोई, जैसे रिमोट एरिया गांव है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो उसको मर जाने का एक सिंपल लॉजिक है। तो मैं उसके लिए 50 से 100 रुपये का बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूं गरीब लोगों के लिए। उसको क्या करना है, 1 से 4 दिन तक तो पैरासीटामोल, जिंक एंड विटामिन सी ये लेना है। उसके बाद 5वें दिन से प्रेडनी सोलोन, और उसके बाद एस्प्रिन। प्रेडनिसोलोन लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो आपको 10 रुपये की 10 गोली मिलेगी, और एस्प्रिन भी आपको 10 रुपये की 10 गोली मिलेगी। तो ये ट्रीटमेंट आप डॉक्टर को पूछ के कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके कर सकते हो, तो आपको 100 रुपये में कोरोना अच्छा हो सकता है। आप जैसे घर पे रोटी बनाते हैं तो 5 रुपये की होती है,
और ताज होटल में खाने जाते हो तो 5,000 की भी होती है, वो तो आपके ऊपर है। 5,000 का मोबाइल भी आता है, 50,000 का भी आता है, तो आपको कौन सी ट्रीटमेंट करवानी है उसके ऊपर है। अगर कोई मिलता ही नहीं है, आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, तो ये कर लो किसी डॉक्टर को। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन का राइट नहीं देता, मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं मिलेगा तब तो कुछ तो होना चाहिए ना, आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो आप ये प्रेडनिसोलोन कोई भी मेडिकल जाकर ले सकते हो। एस्पिरिन भी सभी जगह मिलती है। ये खून को पतला करने की है और ये हमको इन्फ्लेशन कम करने के लिए। लेकिन 5वें दिन कोरोना के अंदर टाइमिंग का बहुत महत्व है। अगर आप चौथे दिन करोगे तो कुछ काम का नहीं, छठे दिन से 7 दिन करो तो भी काम का नहीं। 5वें दिन से लेके 7 से 10 दिन तक ये प्रेडनिसोलोन चालू रखो। इसके भी साइड इफेक्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और खून पतला करो, क्योंकि पतला करने की अगर जरूरत महसूस हो आपको तो आप कर सकते हो, आपका खून गाढ़ा हो गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन में गरीब लोगों के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट की। देखो, भारत देश है, बहुत बड़ा देश है, एक तो डॉक्टर की कमी है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंजेक्शन उपलब्ध करवा सकती है, मेडिसिन उपलब्ध करवा सकती है, ऑक्सीजन करवा सकती है, बेड बढ़ा सकती है। लेकिन डॉक्टर बनने में तो 7 साल लगते हैं, 5 साल MBBS का, 2 साल MD फिजिशियन का। तो डॉक्टर को रातों रात तो नहीं बन जाएंगे कोई, नर्स भी रातों रात नहीं बन जाते, फार्मासिस्ट भी रातों रात नहीं बन जाते दोस्तों। तो साधन बना देते हैं, हम साधन बना सकते हैं फैक्ट्री लगा के, लेकिन नॉलेज तुरंत प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो मेरे को ये नॉलेज है, मैंने कई सारे डॉक्टर के इंटरव्यू लिए, सबका प्रिस्क्रिप्शन देखा है और वो सब मुझे आइडिया है कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट होती है। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके काम का भी है, और ये सब मैंने आपको दिखा दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आजकल दवा का काला बाजार हो रहा है, आपको महंगी दवा मिल रही है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोरोना के रिलेटेड कोई भी मेडिसिन अगर आपको हॉस्पिटल, आपके घर और आपके आइसोलेशन वार्ड में अगर चाहिए तो वो मेडिसिन मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। मैं ऑल इंडिया में डिलीवरी आपको कर सकता हूं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए आपका प्रिस्क्रिप्शन, और आप अपना दवा का फोटो मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको मेडिसिन आपके घर तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। क्योंकि महंगी दवा लेने का कोई फायदा नहीं है, मैं विथ बिल आपको मेडिकल सप्लाई करूंगा, ऑल इंडिया डिलीवरी। और रही बात कि इस कोरोना की महामारी में, तो दवा के पीछे मत भागो, मत पैनिक हो, सब दवा अवेलेबल है, लेकिन आप गलत जगह पे लेने जाते हो दोस्तों। इसी के साथ मैंने ये वीडियो में आपको कोरोना के रिलेटेड, जैसे कोरोना के लक्षण, कोरोना कैसे फैलता है, उसके क्या क्या रिपोर्ट होते हैं, उसमें क्या क्या डायग्नोसिस लगता है, उसकी क्या मेडिसिन है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, पोस्ट कोविड क्या ध्यान रखना है, और आपको कोई भी दवा आपके घर बैठे चाहिए तो सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये वीडियो में दे दी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसके कारण उसको भी फायदा हो सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेडिक्विक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी सेफ विथ मेडिसिन यूजेस।